Dear students, in the last video lecture I discussed the single line diagram of a power system network. In the same video lecture I also discussed the choice of different transmission voltages. In this video lecture I am going to discuss configuration of transmission lines. So here in this video lecture I will cover the topics. First we will discuss the types of conductors, then we will discuss bundled conductors, then we will discuss resistance of line, and then we will discuss two important effects, that is skin effect and proximity effect. So let's start with types of conductors. That means which types of conductors are used in transmission lines. तो जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ इन ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस के साथ साथ अलग अलग इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर्स हैं, हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर है, हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, तो हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी हैं. तो यहां पर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में हम देखें तो बेसिकली द कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. यहां पर तीन टाइप्स के कंडक्टर्स यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में. पहला सॉलिड कंडक्टर, दूसरा हॉलो कंडक्टर और तीसरा स्ट्रैंडेड कंडक्टर. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सॉलिड कंडक्टर्स को किन किन चीजों में यूज किया जाता है. सो बेसिकली सॉलिड कंडक्टर्स हैव एप्लीकेशंस इन द टर्मिनल्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. यानी कि सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पर जो कंडक्टर्स लगे होते हैं उसे ज्वाइन करने के लिए दीज आर सॉलिड कंडक्टर्स. दूसरा हम लोग देखते हैं हॉलो कंडक्टर्स. हॉलो कंडक्टर्स का मतलब हुआ कि इनसाइड में उसमें मटेरियल नहीं रहता है, मटेरियल सिर्फ सरफेस पर रहता है. तो हॉलो कंडक्टर्स आर यूज्ड इन आइसोलेटर्स एंड बस डक्ट्स. हॉलो कंडक्टर्स जो आइसोलेटर हम यूज करते हैं, जहां पर हम लोग सिस्टम को आइसोलेट करते हैं, उसे आइसोलेटर कहा जाता है और उस आइसोलेटर में हॉलो कंडक्टर का यूज किया जाता है और दूसरा बस डक्ट में हॉलो कंडक्टर का यूज किया जाता है. तो सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर दोनों कॉपर का बना होता है. इस कॉपर के कंडक्टर को हम लोग यूज करते हैं. अब हमारा तीसरा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर. तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज ट्रांसमिशन लाइंस में करते हैं. यानी जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर होता है दैट दोज कंडक्टर्स आर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स. तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स में कौन सा कंडक्टर होता है? तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में यूज किया जाता है ACSR का. ACSR दैट इज एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड. एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस. तो हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड क्या होता है. तो फ्रॉम द मीनिंग ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, इसका मतलब होता है कि जो स्टील का कंडक्टर होता है, स्टील कंडक्टर सेंटर पर होता है और इसके चारों तरफ एल्युमिनियम कंडक्टर्स होता है. दीज आर द एल्युमिनियम कंडक्टर्स. ये इस तरह से स्ट्रैंड बना हुआ है. जो सेंटर पर हमारा कंडक्टर है ये हमारा स्टील और जो यहां पर कंडक्टर्स दिया गया है इसके चारों ये है हमारा एल्यूमिनियम. तो क्यों इस एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स का यूज क्यों किया जाता है? देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम है हमारा. ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर हम कॉपर कंडक्टर का यूज करें, सो इफ यू आर यूजिंग कॉपर देन कॉस्ट ऑफ कॉपर इज वेरी हाई. तो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए. तो उसके लिए कॉपर के जगह एल्युमिनियम का यूज किया जाता है. तो अब हमें जो एल्युमिनियम कंडक्टर्स का यूज करेंगे तो एल्युमिनियम कंडक्टर्स को यूज करने में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए. द कंडक्टर व्हिच यू आर यूजिंग इन द ट्रांसमिशन लाइन इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ. हाई स्ट्रेंथ के साथ साथ इसका वेट भी थोड़ा कम होना चाहिए. तो हाई स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए सेंटर पर स्टील को का यूज किया जाता है. स्टील इज यूज्ड एट सेंटर. यहां पर लिखिए स्टील इज यूज्ड इन सेंटर
to achieve high mechanical strength. Steel is used in center to achieve high mechanical strength. और इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। और जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर्स होता है वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर्स, अगर हमारे पास ये एक सपोज दिस इज द स्टील कंडक्टर, सो स्टील कंडक्टर इज प्लेस्ड एट द सेंटर, और स्टील कंडक्टर के ऊपर इस तरह से एल्यूमिनियम कंडक्टर्स प्लेस्ड किए रहते हैं। तो जो एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील कंडक्टर्स के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर्स डायरेक्ट पैरेलल प्लेस नहीं किया जाता है, ये कुछ ना कुछ स्पाइरल शेप में प्लेस किए जाते हैं। जो हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होता है, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्पाइरल शेप्स में प्लेस किए जाते हैं। स्पाइरल शेप में प्लेस करने के कारण इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है, यानी एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को सपोर्ट करता है। सो दैट्स व्हाई द एल्यूमिनियम कंडक्टर्स आर स्पाइरल इन शेप। सो दिस इज एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। तो इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हमारा सबसे पहला बेनिफिट मिलता है ACSR को यूज करने के कारण। जब हम ACSR को आप यूज कर रहे हैं तो ACSR को यूज करने का एक एडवांटेज देखिए। एडवांटेज, जब आप ACSR को यूज कर रहे हैं तो बेसिकली जब आप कंडक्टर्स को, ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो यहां पर क्या होते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं। यहां पर ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं इस तरह से लगे हुए। दिस इज द ट्रांसमिशन टावर्स। यहां भी आपको इस तरह से ट्रांसमिशन टावर्स मिलेगा। दिस इज द ट्रांसमिशन टावर्स। और इन दोनों ट्रांसमिशन टावर्स के बीच की जो ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेन। तो इस स्पेन लेंथ को जितना अधिक हो, यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आप ट्रांसमिशन टावर्स का यूज कर रहे हैं, जितना कम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स को आप यूज करें उतना आपके लिए कॉस्ट सेविंग है। तो ट्रांसमिशन टावर्स का कम यूज कब होगा? जबकि आप जिस कंडक्टर को आप प्लेस कर रहे हैं, ये कंडक्टर अधिक से अधिक दूरी तक आप अगर रखेंगे ट्रांसमिशन टावर्स को, तो फिर भी ये कंडक्टर क्या हो, ये कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बना रहे, तभी आप टावर्स को अधिक दूरी तक रख सकते हैं। तो जब आप ACSR का यूज कर रहे हैं, व्हेन यू आर यूजिंग ACSR, दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, एट दैट टाइम द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स जो होता है ये इंक्रीज कर जाता है, यानी कि आप अधिक दूरी तक टावर्स को रख सकते हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड का। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखेंगे कि जो हमारा स्टील रीइंफोर्स होता है, ये आपने देखा एक पहला लेयर हुआ, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, यही सारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। और इसके ऊपर यहां पर आपको थर्ड लेयर भी देखने को मिल सकता है, यानी जितने नंबर ऑफ लेयर्स आप यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं उतना नंबर ऑफ लेयर्स आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग अभी चेक करते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स के लिए यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं कि यहां पर आप पता कर सकेंगे वहां से कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना है, अगर आपको नंबर ऑफ लेयर्स पता हो और उसका डायमीटर आप पता कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपका रहा पहला लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप देखिए सर, फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर देखें तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज n एंड इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इट्स फॉर्मूला इज 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला देखिए, डायमीटर ऑफ ACSR कंडक्टर
is d equal to 2x minus 1 into small d. Now let us see what is x and what is d. X is number of layers. X is nothing but number of layers and d is the diameter of each conductor. Diameter of each conductor या each सब कंडक्टर कह सकते हैं. d is the small d is the diameter of each conductor. यानी इस कंडक्टर की हम बात करें तो इस कंडक्टर का जो डायमीटर है ये डायमीटर d है. तो यहां से आप देखिए कि अगर आपके पास सपोज x is 1, if number of layer is 1, तो if number of layer is 1, यहां पर मैं 3 कॉलम्स बना रहा हूं. नंबर ऑफ लेयर, दूसरा नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और तीसरा डायमीटर d. तो देखिए पहला इफ x is equal to 1, so when you put x equal to 1, 3 minus 3 plus 1, here n will be equal to 1 and here the overall diameter will be simply this diameter, that is d. 2 into 1 minus d, 1 into d, that means d will be equal to small d. Second, when you put x equal to 2, so when you put x equal to 2 in this formula, you will get n equal to 7 and the diameter capital D will be equal to 3d. Next, when you put number of layers 3, when you will have 3 layers, then in that case the total number of strands will be equal to, here you put x equal to 3, from here you will get 19 and here it will be 5d. So this is the all about the number of layers, number of strands and diameter, overall diameter of the conductor, overall diameter of the conductor. So this is all about aluminum conductor steel reinforced. Next, let us discuss second topic, that is bundled conductor. So let us see what is bundled conductor. So when we define bundled conductor, so a bundled conductor is basically a conductor made of 2 or more subconductors and are used in as one phase conductor. Bundled conductor is a conductor which is made of 2 or more than 2 conductor and used in a single phase. यानी अब कह रहा है कि बंडल कंडक्टर का मतलब कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक कंडक्टर को आप यूज कर रहे हैं और ये दोनों कंडक्टर को किसके लिए यूज कर रहे हैं? सिंगल फेज के लिए यूज कर रहे हैं. 2 या 2 से अधिक कंडक्टर को आप, हो सकता है आपका 4 कंडक्टर, जनरली आपको 4 कंडक्टर्स दिखने को मिलेगा ट्रांसमिशन लाइंस में, तो ये चारों कंडक्टर्स को आप एक फेज में यूज कर रहे हैं और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है. दीज आर कॉल्ड बंडल कंडक्टर. तो इसका यूज कब किया जाता है? फॉर द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस मोर देन 220 kV, फॉर मोर देन 220 kV bundle conductors are used. Bundle conductors are used. Why these bundle conductors are used? After the voltage is more than 220 kV, because of power transmission is economical by using bundled conductors for more than 220 kV वोल्टेज लेवल. यानी जब आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज 220 kV से अधिक हो तो उस समय बंडल कंडक्टर्स का यूज करना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है. तो
इकोनॉमिकल क्यों होता है, उसके ये सारे एडवांटेज हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि बंडल कंडक्टर्स का शेप क्या होता है, किस तरह से। आपने ट्रांसमिशन लाइंस को जब देखा होगा, जब बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर से होकर ट्रांसमिशन लाइंस गुजरते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप देखेंगे टोटल 4 कंडक्टर्स, जनरली 4 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर और फिर 2 कंडक्टर, यानी कि स्क्वायर के शेप में 4 कंडक्टर आपका, 3 या 4 कंडक्टर आपका एक साथ गुजर रहा है, और वो एक फेज का कंडक्टर होता है। और वो चारों कंडक्टर्स आपस में कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट किए हुए रहते हैं, उसके लिए एक स्पेसर का यूज किया जाता है, उसके लिए एक स्पेस डैम्पर का यूज किया जाता है। बाय यूजिंग स्पेसर्स और स्पेस डैम्पर्स, all the 4 conductors are separated in the space so that they do not touch each other. तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर? दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग ए सिंगल कंडक्टर, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर यूजिंग बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर का अगर आप एडवांटेज देखें, so these are 5 advantages of bundle conductors, and these 5 advantages are always asked in objective questions in many competitive examinations, as well as this type of questions will be asked in your semester examinations also. The first advantage is reduced reactance, second advantage is reduced voltage gradient, third advantage is reduced corona loss, fourth advantage is reduced radio interference, and fifth advantage is reduced surge impedance. तो हम इस पांचों एडवांटेज को वन बाय वन डिस्कस कर देंगे कि किस तरह से इसका रिएक्टेंस रिड्यूस होता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, हाउ द रिएक्टेंस इज रिड्यूस्ड। तो पहला रिएक्टेंस के कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो जब हम रिएक्टेंस की बात करेंगे और बंडल कंडक्टर की आप बात करते हैं, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स, by using bundle conductors, the spacing between the conductors increases, that increases GMR. What is GMR? Its full form is geometric mean radius. अगर बंडल कंडक्टर्स को यूज कर रहे हैं, तो बंडल कंडक्टर्स को यूज करने का मतलब कि स्पेसिंग आपका बढ़ चुका है, द स्पेसिंग डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स इंक्रीज कर चुका है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इंक्रीजेस, the geometric mean radius, that is GMR, or it is also called self GMD, it increases. तो GMR के कंसेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप सिंपली इस चीज को देख लीजिए कि GMR इंक्रीज कर रहा है। तो जब GMR इंक्रीज कर रहा है, तो यहां से आप देखेंगे आगे कि फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। रिएक्टेंस के ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस का फॉर्मूला है के एल एन GMD अपॉन GMR। रिएक्टेंस इज इक्वल टू के एल एन GMD अपॉन GMR। So when GMR is increased, that means geometric mean radius is increased, the whole term decreases and hence reactance is reduced. So you see that by using bundle conductor, the reduced reactance of the transmission line is reduced. Second one is voltage gradient. How the voltage gradient is reduced by using bundle conductor. तो जब हम वोल्टेज ग्रेडियंट को देखें, तो आप एक सिंपल मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। 2 कंडक्टर्स के बीच, जब सपोज 2 कंडक्टर्स आर देयर, तो इस कंडक्टर्स में maximum gradient at the surface of conductor is, इसका फॉर्मूला होता है G इक्वल टू V इंटू 1 प्लस 2R डिवाइडेड बाय S
डिवाइडेड बाय 2r ln d upon under root r into s. The formula of voltage gradient for two conductors is V equal to V into 1 plus 2r divided by s divided by 2r into ln d divided by under root r s. Where what is s? S is spacing between the conductors. S is spacing between the conductors. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बंडल कंडक्टर की मदद से स्पेसिंग को आपने बढ़ा दिया. तो व्हेन s इज इंक्रीज, तो देखिए यहां पर s का टर्म्स दो जगह है. हियर s इज एट डिनोमिनेटर, तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. ओवरऑल टर्म रिड्यूस होने का मतलब न्यूमरेटर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं. डिनोमिनेटर को अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए कि ये है हमारा s का टर्म, ये हमारा s का टर्म d डिवाइडेड बाय अंडर रूट r s. तो यहां पर अगर s इंक्रीज करेगा तो s इंक्रीज करने का मतलब क्या है, s इंक्रीज करने का मतलब यहां पर आप देखेंगे कि ये नेट जो टोटल आपका है, ये टोटल क्या होगा, ये टोटल पार्ट आपका डिक्रीज कर जाएगा. यानी ये इंक्रीज किया तो ये टोटल पार्ट डिक्रीज कर जाएगा. लेकिन यहां पर जो डिनोमिनेटर का पार्ट डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर देखिए s का क्या है, स्क्वायर रूट है, और यहां पर s क्या है, और यहां पर स्क्वायर रूट के बाद इसका लॉग लिया जा रहा है. तो यहां पर ये डिक्रीज कम होगा, यहां पर न्यूमरेटर का डिक्रीज ज्यादा होगा. तो इसलिए आप क्या होगा, ओवरऑल g क्या होगा, g विल बी रिड्यूस्ड. दैट मींस द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस्ड. थर्ड इज इट विल रिड्यूस कोरोना लॉस. तो कोरोना इफेक्ट को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बंडल कंडक्टर को यूज करने से कोरोना लॉस कैसे डिक्रीज करता है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस्ड रेडियो इंटरफेरेंस. तो रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है, रेडियो इंटरफेरेंस क्यों होता है. तो रेडियो इंटरफेरेंस के लिए चूंकि पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ ही उसके ऊपर से कम्युनिकेशन लाइंस गुजरता है. तो जब कम्युनिकेशन लाइंस उसके ऊपर से गुजरता है तो अगर वोल्टेज ग्रेडियंट अधिक हो, इफ वोल्टेज ग्रेडियंट इज मोर, तो अगर वोल्टेज ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन में कम्युनिकेशन लाइंस के साथ इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा. सो रेडियो इंटरफेरेंस विल बी मोर इफ यहां पर देखिए, इफ gradient is more then radio interference will be high. लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं, since potential gradient is less, इसका मतलब रेडियो इंटरफेरेंस विल ऑल्सो बी लेस. रेडियो इंटरफेरेंस विल बी लेस, तो रेडियो इंटरफेरेंस कम होगा. नेक्स्ट लास्ट पार्ट है सर्ज इंपीडेंस. दैट मींस सर्ज इंपीडेंस विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. सो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्ज इंपीडेंस. क्योंकि सर्ज इंपीडेंस क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला दिया गया है सर्ज इंपीडेंस का, उस फॉर्मूला से हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर्ज इंपीडेंस क्यों कम होता है. द फॉर्मूला ऑफ सर्ज इंपीडेंस इज The formula of surge impedance is Z equal to under root L by C. So what is L? L is inductance. L क्या है हमारा? Inductance per kilometer. L is inductance per kilometer and C is capacitance per kilometer. तो आपने देखा था कि because GMR is increased, so when GMR is increased, then reactance and inductance is reduced. तो यहाँ पर reactance reduce हो चुका है, यानी inductance reduce हो चुका है, और इसके साथ साथ जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैपेसिटेंस भी
इंक्रीज कर जाता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड व्हाइल कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, Z इंक्रीज करेगा। तो यहां से लिख सकते Z विल डिक्रीज। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि सर्ज इंपीडेंस is reduced. From here you can say surge impedance is reduced. So this is all about bundle conductor. Next, let us discuss resistance of line. So what is resistance of line? तो हम लोग resistance of line को समझते हैं, और ये दोनों टॉपिक स्किन इफेक्ट एंड proximity effect is related to resistance of line. So let us discuss all these three topics together. So first let us see what is the resistance of transmission line. तो resistance क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का मतलब, ट्रांसमिशन लाइन इज ए कंडक्टर। तो यहां मैं हेडिंग दे रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन इज बेसिकली ए कंडक्टर। तो जब ये कंडक्टर होता है, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू L by A. The formula of resistance is rho into L by A, where rho is resistivity, L is length, A is area. So from here you get the formula of resistance R. तो ट्रांसमिशन लाइंस में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इन ट्रांसमिशन लाइन, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, इन ट्रांसमिशन लाइन resistance is negligible. It is negligible, but ये exist करता है, but there is some resistance, क्योंकि ये कंडक्टर है, this is the transmission line conductor, so there will be some resistance, and the resistance, the formula is rho into L by A. तो अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में क्या देखते हैं, यहां पर जब आप किसी कंडक्टर को आप स्टडी कर रहे हो, तो उस कंडक्टर में आप देखेंगे, एक आपका कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, और यहां पर आप इस कंडक्टर में डीसी करंट पास करा रहे हैं, यहां पर आप डीसी करंट पास करा रहे हैं, डीसी करंट। तो डीसी करंट पास कराने के कारण जो रेजिस्टेंस देखेंगे, ये रेजिस्टेंस आपका क्या मिलेगा, ये आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस जो आपको फॉर्मूला से ऑब्टेन हो रहा है, यहां से ये मिलेगा आर डीसी। लेकिन आप इसी का कंडक्टर में जब आप एसी करंट पास कराएंगे, व्हेन एसी करंट इज पास्ड इन द कंडक्टर, एसी करंट, सो हियर यू विल सी दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज मोर, आर एसी इज मोर देन आर डीसी, दैट मींस एसी रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस। तो इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जब ट्रांसमिशन लाइन में एसी करंट पास करा रहे हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस अधिक ऑफर किया जाएगा ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा। तो इस चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि यहां पर रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस यहां पर मेनली तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो यहां से देखेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, देन ऑल्सो द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। और यहां पर थर्ड जो फैक्टर है रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का, वो है बिकॉज ऑफ स्पाइरलिंग। व्हाट इज स्पाइरलिंग? चूंकि आप कंडक्टर को स्पाइरल फॉर्म में दे रहे हैं, जो आपका एल्युमिनियम कंडक्टर्स है वो स्पाइरल फॉर्म में लगा हुआ है। तो जब आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए, तो ये लेंथ एल क्या दे रहा है, एल आपका एक इफेक्टिव लेंथ है, एल आपका यहां से यहां कंडक्टर का लेंथ है, दिस इज एल। लेकिन जब कंडक्टर आपका स्पाइरलिंग है इस तरह से, तो कंडक्टर जब आपका स्पाइरलिंग है, तो इसका लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, उससे अधिक है कहीं ना कहीं। जब कंडक्टर को स्पाइरलिंग किया जा रहा है,
तो उस कंडक्टर का लेंथ इस इफेक्टिव लेंथ से अधिक है। तो इस इफेक्टिव लेंथ से अधिक होने के कारण जो आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, दैट रेजिस्टेंस विल बी मोर देन दिस रेजिस्टेंस दैट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मूला। और ये रेजिस्टेंस कितना अधिक होता है, तो ये 1%, ये 1% अधिक होता है अगर आप 3 लेयर कंडक्टर यूज कर रहे हैं। तो 3 लेयर कंडक्टर्स के लिए 1% रेजिस्टेंस अधिक मिलेगा, और आप 2% रेजिस्टेंस अधिक मिलेगा अगर आप मोर देन 3 लेयर्स कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। मोर देन 3 लेयर्स कंडक्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर 2% रेजिस्टेंस अधिक मिलेगा। ये किसके कारण है? बिकॉज ऑफ स्पाइरलिंग। बिकॉज ऑफ स्पाइरलिंग यहां पर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं स्किन इफेक्ट को क्या है, क्योंकि हमने देख लिया यहां पर रेजिस्टेंस हमें अधिक मिल रहा है, एसी रेजिस्टेंस। अब इस एसी रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्किन इफेक्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज स्किन इफेक्ट। Skin effect, this is very important topic. This will be asked in your semester examination also. At the same time, the skin effect, it may be asked in any interview. If you are facing any interview, so there they can ask you the question, what is skin and what is proximity effect. तो skin effect क्या कहता है? When DC current passes through a conductor, the current is uniformly distributed across the cross section. Across the cross section, the current is uniformly distributed when DC current is passed through the conductor. When, अब यहीं पर देखिए, when AC current is passed, the distribution of current in the cross section is not uniform. When AC current is passed, the distribution of current in the cross section is not uniform. इसमें क्या होता है? The current passing through outer filament is more than that of inner filament. यानी आप किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को फिलामेंट में मान लें, देन the current passing through outer filament is more than that of inner filament. Hence, effective resistance is more. इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस मोर होगा इन एसी. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड
skin effect. This phenomena is called skin effect. That means when जब एक डीसी करंट को आप पास करा रहे हैं कंडक्टर से, तो उस समय करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करंट कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जब आप एसी करंट को पास कराते हैं तो आप देखेंगे कि कंडक्टर के इनर पार्ट्स में कम करंट फ्लो कर रहा है और कंडक्टर के आउटर पार्ट से होकर अधिक करंट फ्लो कर रहा है। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, और इसी के कारण आपको जो अल्टरनेटिंग करंट आप पास करा रहे हैं तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। इसी फेनोमेना को आप कहते हैं स्किन इफेक्ट। तो अब हम लोग स्किन इफेक्ट, तो इसी के कारण आपको क्या मिलता है, आर एसी आप इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू आर डीसी। आप देख सकते हैं आर एसी इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 टाइम्स इंटू आर डीसी, या आप यहां पर ये वेरी करता है कांस्टेंट 1.3 टू 1.6। दिस कांस्टेंट वेरीज फ्रॉम 1.3 टू 1.6। यानी आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो वहां पर भी जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, जो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस आपको डीसी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप वहां पर जो आपका, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं उस डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। दैट इज योर स्किन इफेक्ट। तो अब हम लोग इस स्किन इफेक्ट को देखते हैं कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और इसका क्या रीजन है। अब इस स्किन इफेक्ट का रीजन को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट के रीजन को अगर हम देखें तो यहां पर हमें कंडक्टर को स्टडी करना पड़ेगा एज ए फिलामेंट। यानी हम ये मानकर चलेंगे कि कंडक्टर हमारा बहुत सारा फिलामेंट से बना हुआ है, यानी ये कंडक्टर का फिलामेंट है। इस तरह से फिलामेंट्स वाइज कंडक्टर बना हुआ है। दिस इज द इनर फिलामेंट, ये हमारा इनर फिलामेंट, और ये हमारा आउटर फिलामेंट। ये मैं कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हूं। अब हम मान लेते हैं कि करंट इस कंडक्टर में इस तरह से पास कर रहा है, यानी इनटू द प्लेन करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो जब करंट कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस तरह से आपको मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होगा वो यहां पर आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस तरह से आपको मिल रहा। दिस इज द फ्लक्स लाइन। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि इस फ्लक्स लाइंस को, तो आप देखेंगे जो इनर फिलामेंट है, यहां पर जो आप फ्लक्स को देख रहे हैं ये हमारा फ्लक्स है, और इस क्रॉस सेक्शन से होकर जितना करंट जाएगा यही करंट ये फ्लक्स इसी करंट को इंक्लोज कर रहा है। Here in the inner filament the flux line enclosing only this much current। जबकि हम आउटर फिलामेंट को अगर देखें तो आउटर फिलामेंट में ये सारे करंट को इंक्लोज किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को यहां पर नोट करिए। फ्लक्स इन द इनर फिलामेंट encloses only the currents flowing in inner filaments, only। लेकिन जब आउटर की हम बात करें, वेयर एज द आउटर filaments flux encloses the current
in inner as well as outer filament यानी जो आउटर फिलामेंट में करंट जा रहा है, फ्लक्स है, वो फ्लक्स क्या कर रहा है कि इनर और आउटर दोनों फिलामेंट्स को इंक्लोज कर रहा है। इसके कारण आप देखेंगे यहां पर कि फ्लक्स पर एम्पियर अगर हम देखें तो फ्लक्स क्या है, इनर फिलामेंट में जो फ्लक्स है वहां पर इनर फिलामेंट के करंट को ही सिर्फ ये कर रहा है, तो यहां पर करंट क्या है, इनर फिलामेंट में करंट कम है, तो इसके कारण आप क्या देखेंगे, ये जो इनर फिलामेंट का होता है फ्लक्स पर एम्पियर ऑफ इनर फिलामेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आउटर फिलामेंट। Hence, flux per ampere of inner filament is greater than that of outer filament। और जब फ्लक्स पर एम्पियर ग्रेटर हो जाएगा तो आप इंडक्टेंस के बारे में क्या जानते हैं, इंडक्टेंस इज इक्वल टू नथिंग बट फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट, L इज इक्वल टू साई बाय I। तो यानी यहां से आप कह सकते हैं कि इंडक्टेंस यहां पर क्या होगा, इनर फिलामेंट का वो आउटर फिलामेंट के कंपैरिजन में अधिक होगा, L आउटर। और जब इंडक्टेंस अधिक होगा तो व्हेन यू आर चेंजिंग कन्वर्टिंग इट इनटू ओम, तो जब आप इसे ओम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, X इनर ग्रेटर देन X आउटर। X इनर जब ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, X इनर ज्यादा मिलने का मतलब यहां पर जो Z होगा, Z भी क्या होगा, जो इंपीडेंस ऑफर किया जाएगा इनर फिलामेंट के द्वारा वह आउटर फिलामेंट के कंपैरिजन में अधिक होगा। और ये इंडक्टेंस अधिक होने का मतलब है, ये इंपीडेंस अधिक होने का मतलब है यहां पर कि करंट क्या होगा, इसलिए आप देखेंगे कि इनर फिलामेंट में करंट कम हो जाएगा और आउटर फिलामेंट में करंट अधिक हो जाएगा। इनर फिलामेंट में करंट कम हो जाएगा, आउटर फिलामेंट में करंट अधिक हो जाएगा, इसलिए यहां लिखेंगे I inner is less than I outer। So this is your skin effect। तो अब हम लोग यहां पर स्किन डेप्थ को समझते हैं। व्हाट इज स्किन डेप्थ? तो देखिए स्किन डेप्थ को समझने के लिए मैं फिर से इस कंडक्टर को ड्रॉ कर रहा हूं, कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं और यहां से हम लोग स्किन डेप्थ को समझते हैं, क्योंकि स्किन डेप्थ का फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्किन डेप्थ, तो जब आप स्किन डेप्थ को देखते हैं तो स्किन डेप्थ के लिए देखिए, दिस इज योर कंडक्टर, दिस इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर R, दिस इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर R। तो आपने यहां पर क्या देखा कि ये रहा हमारा आउटर सरफेस और ये रहा हमारा इनर फिलामेंट। आपने क्या देखा, आउटर फिलामेंट में करंट अधिक है, आउटर फिलामेंट में करंट अधिक है। अगर ये मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो ये आउटर फिलामेंट है, यहां पर करंट I मैक्स यानी करंट अधिक है। और जब आप इनर फिलामेंट की तरफ आ रहे हैं तो इनर फिलामेंट की तरफ आप क्या देख रहे हैं, करंट रिड्यूस हो रहा है, यहां पर करंट मिनिमम है ना कि जीरो है। तो यहां पर करंट मिनिमम है, यहां पर करंट मैक्सिमम है। तो अब स्किन डेप्थ बता रहा है कि एक वैसा पॉइंट यानी एक वैसा लेयर जहां पर कि करंट क्या हो जाए, जहां पर बतला रहा है कि करंट हो जाए I max divided by E। When the current becomes I max divided by E, that means इसको आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इसका 1/E का वैल्यू लिखें तो 0.368 इंटू I max, 0.368 into I max, this is the value of 1/E। तो अगर करंट का वैल्यू जहां पर ये हो जाए दैट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। तो ये रहा हमारा स्किन डेप्थ यानी कि आप कह सकते हैं वेयर द करंट, या फिर करंट डेंसिटी कह सकते हैं,
becomes equal to 1 by E times of maximum current density या फिर current density at the surface. So that is called skin depth. तो skin depth को फॉर्मूला, अगर हम skin depth का फॉर्मूला लिखें, this is equal to 1 divided by, this is equal to 1 divided by, यहां पर आपको फॉर्मूला में मिलेगा, ये रहेगा हमारा डेल्टा, डेल्टा हमारा दिया हुआ है। तो यहां पर स्किन डेप्थ देखिए किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, एक परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, दूसरा कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है, एक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और तो इन सारे चीजों पर स्किन डेप्थ डिपेंड करता है। तो स्किन डेप्थ का अगर आप फॉर्मूला लिखे, द फॉर्मूला फॉर स्किन डेप्थ विल बी 1 by pi f mu sigma. The formula for skin depth will be 1 by under root pi f mu sigma, where mu is permeability, sigma is conductivity. और skin depth क्या होता है? It is inversely proportional to skin effect. It is inversely proportional to skin effect. यानी अगर skin depth ज्यादा होगा तो skin effect कम होगा। तो यहां से हमें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि जब डीसी करंट होगा, डीसी करंट में स्किन इफेक्ट नहीं मिलता है। व्हेन डीसी का मतलब व्हेन यू आर अप्लाइंग डीसी, फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू 0, और जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, स्किन डेप्थ क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी स्किन डेप्थ का मतलब है कि कोई भी आपको फाइनाइट पॉइंट यहां पर कंडक्टर में नहीं मिलेगा जिस फाइनाइट पॉइंट पर ये करंट, जो सरफेस पर करंट डेंसिटी है, वो इसके 1 by E टाइम हो जाए। यानी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन करंट डेंसिटी विल बी सेम इफ डीसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। तो यहां पर आप एक पॉइंट और नोट करिए कि स्किन इफेक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा साइज ऑफ कंडक्टर, तीसरा परमिएबिलिटी, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी कर सकते हैं, और चौथा कंडक्टिविटी। So this is all about skin effect. This is all about skin effect. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, जो कि हमारा इस सेक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो देखते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या बताता है? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बतला रहा है कि अगर दो कंडक्टर आपका एक साथ गुजर रहा है, यहां पर दो कंडक्टर एक साथ गुजर रहा है, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, बोथ द कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट, बोथ द कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट। तो मान लेते हैं अभी सेकेंड कंडक्टर की बात करते हैं, द सेकेंड कंडक्टर इज आल्सो कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट। तो बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट देयर विल बी ए flux, there will be a flux linkage, and this flux linkage will definitely link with the nearby conductor. This flux linkage will link with the nearby conductor. So when this flux will link with the nearby conductor, so here it will cause, यहां पर एक flux चूंकि लिंक कर रहा है, इस तरह से मैं flux को दिखा रहा हूं, ये हमारा flux linkage. So this flux linkage will cause
circulating current in neighboring conductor. This flux linkage causes circulating current in neighboring conductor. तो यहां पर ये सर्कुलेटिंग करंट के कारण क्या होगा, इस सर्कुलेटिंग करंट के कारण यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, जो ये मेन करंट है, इस मेन करंट को ये सर्कुलेटिंग करंट अपोज कर रहा है. दिस सर्कुलेटिंग करंट इज अपोजिंग द मेन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. तो इसके कारण क्या होगा कि यहां पर करंट को अपोजिशन अधिक मिल रहा है, यानी आप कह सकते हैं एंड हेंस यू कैन से दैट द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. And hence you can say that the resistance is increased. So this effect is called proximity effect. तो proximity effect कम कहां पर होगा और ज्यादा कहां पर होगा. अगर हमारा स्पेसिंग कम है, अगर स्पेसिंग कम है और दूसरा मैं केस ले रहा हूं जहां पर स्पेसिंग ज्यादा है. स्पेसिंग कम का मतलब यहां पर ज्यादा करंट लिंक, ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट होगा, तो यहां पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. और यहां पर क्या होगा, लेस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. हियर द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज लेस. तो जब हम केबल्स का एग्जांपल लेते हैं, व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ ए केबल, तो केबल में क्या होता है कि तीनों कंडक्टर्स क्या होता है, एक साथ गुजरता है. तो वहां पर क्या होता है, तीनों फेजेस को जब बिल्कुल करीब से आप गुजार रहे हैं, सो देयर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स इज वेरी लेस. So if distance is very less, so flux linkage in the neighboring conductors will be more, and hence more circulating currents will be there, and hence the proximity effect will be more in the case of cables, where in the case of overhead lines the conductors are separated, and hence the proximity effect is very less, and you can neglect the proximity effect in overhead lines. तो यहां पर आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं. केबल्स की बात करें, लेस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और यहीं पर अगर ओवरहेड लाइंस की बात करें, यहां पर मोर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट केबल्स में होगा, और ओवरहेड लाइंस की बात करें, यहां पर क्या होगा, proximity effect will be negligible. Here the proximity effect will be negligible. तो यहां पर आज हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइंस में सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया. एक टॉपिक बचा रह गया, केल्विन्स लॉ, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा.